कैसे हो बच्चों? एक बार फिर से संदीप कुमार मिश्रा दक्ष एजुकेशन लाइव पे आपके सामने। फिर से हम लोग एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ वर्ड्स के क्लास में एक बार फिर से। कल हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्लास लिया था, वहां पे कुछ वर्ड्स को देखा था, सीखा था और उसे परमानेंटली अपना बनाया था। आज इसी क्रम में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और कुछ नए वर्ड से आपका परिचय कराएंगे, जहां पे इन वर्ड्स को परमानेंटली अपने साथ इस तरीके से अटैच कर लेना है जिसे याद करने की भी जरूरत नहीं हो और ये हमारे साथ आत्मसात हो जाए। और कभी भी ये वर्ड्स अगर एग्जाम में आए तो हम लोग एक झटके में उसके सही ऑप्शन को पिक करें और पिक करके ठीक करें। चलिए, बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 2 में और आपको नए वर्ड से परिचय कराते हैं। चलिए, आज का जो पहला वर्ड है वो है जुडास्किस। और आई एम श्योर कि आप लोग इस वर्ड से परिचित हो गए। आप जुडास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जुडास्किस जो ईडियम है ना, ये बाइबल की कहानियों से लिया गया है। और जुडास जो थे वो जीसस के 12 शिष्यों में से एक बहुत ही नजदीकी शिष्य थे, जो जीसस के साथ हमेशा रहा करते थे, बहुत करीबी थे और ऑलमोस्ट उनकी हर बातों को अच्छे तरीके से समझते थे, उन्हें जानते थे। जीसस का भी उन पे बहुत भरोसा था। उसी समय जो रोमन के जो सैनिक थे वो जीसस को ढूंढ रहे थे, उन्हें सजा देने के लिए, उन्हें क्रूसिफाइड करने के लिए, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाते थे। तो उन्होंने जुडास को पकड़ा, जुडास से बात करी और जुडास जीसस के शिष्य होने की वजह से उनके हर कंडीशन से पूरी तरीके से परिचित थे। महज 30 सिक्कों के लालच में जुडास ने जीसस की पहचान करा दी। उन्होंने रोमन सैनिकों से ये कहा था कि जब हम लोग साथ में होंगे तो मैं जिस बंदे के सर पे किस करूंगा, मतलब उसके माथों पे चुम्बन लूंगा, वही बंदा जो होगा वो जीसस होगा। तो वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जहां पे सारे लोग एक साथ एकत्रित थे, वहां पे रोमन सैनिकों को जीसस का पहचान कराने के लिए जुडास ने क्या किया, जीसस के माथे पे चुम्बन लिया, जिससे रोमन सैनिकों को पता चल गया कि ये जीसस है। और फिर उन्होंने जीसस को पकड़ लिया और फाइनली उनका क्रूसिफाइड कर दिया, मतलब उन्हें क्रूस पे चढ़ा दिया। एक बहुत यातनाएं दी गई, बहुत तकलीफ देके उनको क्रूसिफाइड किया गया था। तो ये वर्ड वहीं से उठाया गया है, जिसका मतलब होता है फॉल्स लव दिखाना, ठीक है, फेक लव दिखाना और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को फंसा देना। अगर हम लोग यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़े और आपको ये पिक्चर दिखा के बताने की कोशिश करूं, तो देखिए ये जुडास है, ये जीसस है और जीसस की पहचान करानी है इन्हें। और ये पहचान कराने के लिए ये क्या करेंगे, ये जीसस के माथे पे चुम्बन लेंगे, जिससे रोमन सैनिकों को पता चल जाएगा। आप जब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं, तो देखिए हिंदी में ये क्या कह रहा है, विश्वासघात या धोखा देना। तो जब हम किसी के विश्वास को तोड़ते हैं, उसके विश्वास का घात करते हैं या धोखा देते हैं, तो उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए जुडास किस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आपको एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करें, तो देखिए ये क्या कह रहा है, हिज कॉम्प्लीमेंट वॉज अ जुडास किक्स, ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू सेबोटेज मी लेटर। मतलब उसका जो मेरा तारीफ करना है, उसे जो कॉम्प्लीमेंट देना है, वो सिर्फ एक दिखावा है, वो असल में वो मेरी बेइज्जती या मेरी बर्बादी चाहता है। सेम इसी तरीके से हमारे लाइफ में भी कई सारे इंसिडेंट, कई सारे घटना होते हैं जहां पे हमारे आसपास के लोग फेक लव दिखाते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए और समय पड़ने पे फिर उसे हमें ना धोखा दे देते हैं। ठीक है, ये सब किसी के साथ कभी ना कभी ये चीज एक्सपीरियंस हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो भगवान ना करे कि कभी आपके साथ हो। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको ये वर्ड की जानकारी रहनी चाहिए कि कभी भी अगर फेक लव या झूठा लव दिखाना होता है तो उसे बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जुडास किस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये वर्ड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप एक झटके में बना के जा सकोगे, बिल्कुल बना के जा सकोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। और जो हमारे बच्चे हैं वो कमाल के बच्चे हैं, उनकी एनर्जी और इंथुसियाज्म तो वैसे ही कमाल होती है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
और नेक्स्ट वर्ड जो हमारे सामने आ रहा है, ये नया वर्ड है आपके लिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जरा इसको ध्यान से देखिए। ये क्या कह रहा है? सो द ड्रैगन्स टीथ। ठीक है, सो द ड्रैगन्स टीथ। वाह, कितना प्यारा शब्द है। इसे मैं इसे डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, इसका पिक्चर देख के आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अब ये एक फील्ड है, उसमें ये ड्रैगन का तीत है, उसको बोने की बात कर रहा है। इसको इसमें ना मतलब ये कर दिया जाएगा, इसका रोपण कर दिया जाएगा। अब इसका नतीजा क्या होगा? देखो, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? ड्रैगन के दांत को जमीन में रोपा जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या निकल के आएगा भाई? इससे क्या उपज होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, जब आप इसकी हिंदी मीनिंग पे आते हो तो इसका हिंदी मीनिंग देखिए, मजा आ जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग क्या कह रहा है? मुसीबत को न्योता देना। मतलब अपने ही तरीके से बोल के कुछ ऐसा कर जाना, कुछ दिखावे के चक्कर में जब आप कुछ ऐसा कर जाते हो कि अपने ही गले में ना मतलब परेशानी लेके आ जाते हो, तो उसी को कहते हैं सो द ड्रैगन्स टीथ। अब यहां पर इसका मीनिंग अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो इसका मीनिंग क्या कह रहा है? टू डू समथिंग दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर। मतलब ऐसा कुछ काम जो हमने कर दिया जिससे हमारे ही लाइफ में परेशानी आ जाए, उसे हम लोग कहते हैं सो द ड्रैगन्स टीथ। राइट बच्चा? चले, मैं एक ना मतलब अपने एक फ्रेंड की कहानी सुनाता हूँ। उसकी आदत थी ना कि वो ना अपने मतलब जो पहचान को मतलब बढ़ा चढ़ा के एग्जाजरेट करके बताता था कि मेरी पहचान उसके साथ है, मेरी पहचान उसके साथ है। मैं ना बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठता हूँ, बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठता हूँ, और वो इतना कन्विंसिंग तरीके से बोलता था तो लोग उसकी बातों में आ जाते थे कि हाँ, इसकी पहचान भी होगी उस लेवल की। अब जब किसी को अगर कोई जरूरत होती थी मदद की तो उसके पास जाता था। अब उसके पास जाता था तो भाई वो तो बस अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के अपने आप को प्रूव करने के लिए ऐसी बातें करता था। अब वो जाके वहां पे मदद मांगा गया उससे, तो अब उसके हाथ पैर फूल गए क्योंकि पहचान तो है ही नहीं। तो उसने अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में जो जो बकवास किया, उसने ही उसकी जिंदगी में ना एक फांस का काम किया। अब उसके लिए एक परेशानी का सबब मिल गया। पर अब नतीजा क्या हुआ कि आखिर में ना उसे ना माफी मांगना पड़ा और इस बात को कबूल करना पड़ा कि उसका किसी के साथ पहचान नहीं है। तो हमेशा हमें ना मतलब जो हम यथार्थ में जीते हैं, जैसे कंडीशन में है वैसे ही कंडीशन में रहना चाहिए। जितना हम जमीन से जुड़ के रहते हैं ना, उतनी ही चीजें हमारे लिए अच्छी होती है। राइट? तो आई गेस बच्चा कि आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा, और इस वर्ड की टेक्निकलिटीज भी। आप भी अपने लाइफ में हमेशा एकदम सहज रहिए और कभी भी ट्राई नहीं करें टू सो द ड्रैगन्स टीथ। ये आपके लिए खुद में एक परेशानी का कारण हो जाएगा। राइट? आई होप अब ये वर्ड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चले फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आहा, हमारी टेक्निकल टीम ने तो ये बड़ा कमाल का ये पोस्टर लगा दिया। अगला वर्ड देने की जगह पे इन्होंने क्या लगा दिया? 2026 का फर्स्ट बैच, 5/1/2026, 9 AM to 11 AM। ब्यूटीफुल। सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन। और इसी क्रम में ये अपना पहला बैच 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, सवेरे 9 से 11। तो फिर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इंतजार? करिए ज्वाइन जल्द से जल्द, ताकि ये सरकारी नौकरी आपके जीवन का एक हिस्सा बन सके। ठीक है, चलिए अब मैंने एडवर्टीजमेंट भी कर लिया, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है जेल बर्ड। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से देखिए, जेल बर्ड। ठीक है, जेल वर्ड, जेल का मतलब कारा होता है, कारागाह होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ ये संबंधित है ये वर्ड हमारा बर्ड। अब जेल वर्ड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। चलिए आपके लिए हम इसका पिक्चर लेके आते हैं। देखिए, यहां पे एक बर्ड का पिक्चर है, और ये रॉड पे बैठा हुआ, उसके पैरों में जंजीर लटका हुआ है। ये दिखा रहा है ना कि ये जो बंदा है, ये जो पक्षी है, ये जो बर्ड्स है, ये हमेशा ना मतलब ये जेल में, ये जंजीर में ही बंधा होता है। कुछ ऐसा ही मीनिंग इस जेल वर्ड का होता है। जब हम जेल बर्ड की बात कर रहे होते हैं तो जो इसका मीनिंग निकल के आता है वो निकल के आता है हैबिचुअल ऑफेंडर या दोहरा अपराधी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति
जिसको ना अपराध बार बार करने की आदत हो और बार बार ऑफेंस करने के चक्कर में उसे बराबर जेल की यात्रा करनी पड़ती हो, तो वैसे लोगों को हम जेल बर्ड कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग जो कहते हैं ना कि मतलब एक सिलसिलेवार क्रमवार तरीके से अपराध करते हैं और वैसे लोगों को बराबर पुलिस और कहते हैं कानून के साथ उनका मुठभेड़ होता है और फाइनली उन्हें सजा मिलती है, और जब उन्हें सजा मिलती है तो उन्हें जेल में जाना पड़ता है। तो जेल में जो बार बार आने जाने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं जेल बर्ड। अब यहां पर इसे अगर हम लोग इंग्लिश मीनिंग में इसको समझने की कोशिश करें, तो ये क्या कह रहा है, एक ऐसा व्यक्ति हु इज और हैज बीन इन प्रिजन ऑफन, जो अक्सर जेल जाता हो, उसे हम लोग जेल बर्ड कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे करें, ही इज अ जेल बर्ड, दैट्स हिज थर्ड ऑफेंस। यह एक जेल वर्ड है और ये तीसरी बार जेल गया है, तो मतलब वो आदतन क्रिमिनल है, और जब वो आदतन क्रिमिनल है तो उसे बार बार जेल जाना पड़ेगा, और ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, जेल बर्ड कह के जाएंगे। ये ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन है, अक्सर आजकल के एग्जाम में ये वर्ड पूछा जाता है। और अब ये वर्ड अगर आपके सामने में आएगा तो आई एम श्योर कि आप आसानी से इस वर्ड का आंसर दे पाएंगे, सही ऑप्शन को चुन पाएंगे, सही ऑप्शन को क्लिक कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे ना? चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये है मेयर्स नेस्ट। भाई गजब, मेयर्स नेस्ट। आज तक तो मैंने सुना था कि मतलब सिर्फ पक्षियों का नेस्ट होता है, ये तो मेयर्स नेस्ट। ठीक है, मेयर्स समझ रहे हैं ना? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मेयर्स की नेस्ट की बात करते हैं। चलिए मैंने आपके लिए ना एक फोटो निकाला, देखिए ये एक घोंसले का फोटो है ना? अब जरा इसमें सोचिए, क्या इस घोंसले में घोड़ी आ सकती है? क्या घोड़ी को डाला जा सकता है? तो ये महज बकवास और कोरी बकवास वाली बात हुई कि नहीं हुई? ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है। तो जब आप मेयर्स नेस्ट की बात करते हो ना, तो इसका अर्थ हो जाता है झूठी बेकार की बात, अफवाह, उसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं होता है। अब इसे जब मैं आपको ना ये वर्ड्स के रूप में एक्सप्लेन करके दूं, तो यहां पे क्या कहते हैं इसे, कि झूठी खबर या बेकार चीज को हम लोग मेयर्स नेस्ट कहते हैं। राइट। अब जैसे मैं ना एक खबर फैला दूं, ठीक है, कि मेरे दोस्त को ना वो अचानक कहीं से ना 1 रुपया मिल, 1 करोड़ रुपया मिल गया। ठीक है। और जब बाकी हमारे साथी उससे पूछने के लिए गए तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो जब ऐसी कोई बात नहीं होगी तो ऐसे ही कंडीशन में चीजों को बताने के लिए कहते हैं मेयर्स नेस्ट, झूठी खबर या बेकार की खबर। राइट। ठीक है। चले अब इसके लिए ना एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, इसे समझिए क्या कह रहा है। द ट्रेजर हंट वॉज अ मेयर्स नेस्ट, नथिंग वॉज देयर। खजाने की खोज की जो बात थी ना, खजाना निकला खजाना निकला, ये महज पूरी अफवाह थी, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ था, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे किसी भी कंडीशन में जब आप झूठी खबर या बेकार की बात को बताने वाले होते हो, तो आप उसके लिए मेयर्स नेस्ट का प्रयोग करते हो। आई होप ये बात अब आपके दिमाग में ना जिंदगी भर के लिए सेट हो गया। अब ये बात आपके दिमाग से नहीं निकलेगी, आप आसानी से कभी भी इसको इजिली कहते हैं ना कि अपने साथ एसोसिएट कर सकते हो। राइट बच्चा, थैंक यू। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो कहता है हिट बिलो द बेल्ट। ठीक है, हिट बिलो द बेल्ट। अगर हम लोग इसको सीधा सीधा शाब्दिक वर्ड पे जाते हैं, तो बेल्ट का मतलब कमर से रिफ्लेक्शन होता है। अगर कोई आपको कमर के नीचे मारता है, ये इसका मतलब हो गया। तो भाई कमर के नीचे मार देगा तो क्या हो जाएगा? तो ये जो ईडियम है ना आपका, ये ईडियम बॉक्सिंग के खेल से लिया गया है, और ये बॉक्सिंग के खेल से आया है, और इसका अस्तित्व हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। बॉक्सिंग के खेल में क्या होता है ना, कि जब दो बंदे बॉक्सिंग की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो वहां पर उन्हें मतलब जो रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से कमर के ऊपर ही वार करना है, कमर के नीचे वो वार नहीं कर सकते। अगर कोई बेईमानी से कमर के नीचे वार कर लेता है, कमर के नीचे मार देता है, और सामने वाले जो बॉक्सर है उसको हानि पहुंचाता है, तो उसे हिट बिलो द बेल्ट कहते हैं, और ये फॉल है, और इसके लिए पेनल्टी देनी पड़ती है। आपको मैं इसका पिक्चर दिखाता हूं। देखो यहाँ पे दो बॉक्सर फाइट कर रहे हैं, और ये जो बॉक्सर है ना, इसका जो हिटिंग पॉइंट है, इसने जो अपना ग्लव्स लिया है वो बिलो द बेल्ट, लेकिन पिक्चर में थोड़ा ऊपर ही दिख रहा है, लेकिन बिलो द बेल्ट का मतलब होता है वो नीचे मार दे। और जब ये नीचे मार देता है तो ये बेईमानी हो गई, खेल के नियम का उल्लंघन हो गया, और ऐसे ही कंडीशन को हम लोग हिट बिलो द बेल्ट कहते हैं।
तो जब भी हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज हुई हो जहां पे बेईमानी हुआ हो, तो उस चीज को बताने के लिए हम लोग हिट बिलो द बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। मैं आपको ना थोड़ा सा महाभारत काल में लेके चलता हूँ। वहां पर आप लोगों ने देखा है, सुना है, मतलब टीवी सीरियल्स के जरिए देखा है आपने कि महाभारत में जब लास्ट में जब लड़ाई हो रही थी, जब सारे जो कौरव मारे गए थे, तो दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध हुआ। दोनों बहुत बड़े गदाधारी थे, और उनके बीच में ये तय हुआ था कि वो गदा का युद्ध होगा। ठीक है, गदा के युद्ध के पीछे का कारण ये था कि दुर्योधन को उसकी माँ का आशीर्वाद मिल गया था। माँ ने पहली बार अपने आंख खोले थे और उसके आंख से एक दिव्य शक्ति दुर्योधन के पूरे शरीर पे पड़ी थी, और उसका पूरा शरीर वज्र का हो गया था, मतलब लोहे समान हो गया था। कृष्ण जी ने छल करके दुर्योधन को ना, मतलब वो पेड़ का छाल पहना दिया था, जिससे वो उसका जो जांग वाला जो एरिया था वो एरिया कमजोर हो गया। तो जब वहां पे जब उन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, गदा युद्ध हो रहा था, तो शरीर वज्र का होने की वजह से जो भीम का प्रहार था वो दुर्योधन को अफेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन दुर्योधन की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी, और जब वो भीम पे वार करते थे तो भीम को ज्यादा मतलब क्षति पहुंच रहा था, और भीम की हालत बहुत खराब हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि भीम युद्ध हार जाएंगे। तब कृष्ण भगवान ने उनको ना, मतलब एक तरीका दिखाया, उसे सुझाया कि आप ना दुर्योधन के जांघों पे वार करो, और युद्ध के नियम के अगेंस्ट, गदा युद्ध में भी बॉक्सिंग की ही तरह कमर के नीचे मारना अलाउड नहीं है। तो भीम ने ना, मतलब वो गदा युद्ध का नियम तोड़ते हुए दुर्योधन के जांघों पे वार किया, और जिससे दुर्योधन की मृत्यु हुई, वो वीर गति को प्राप्त हुए। अब वहां पे भी ये वर्ड साफ और स्पष्ट समझ में आता है कि हिट बिलो द बेल्ट करने का मतलब हुआ कि वहां पे बेईमानी से दुर्योधन को हराया गया। चलिए, अब यहाँ पर इसको हम लोग, मतलब अगर हम लोग हिंदी में अगर स्पेसिफिक वर्ड में इसे एक्सप्लेन करें, तो इसका मतलब होता है अनुचित या गैर इल्मी हमला करना। ठीक है, जो मतलब सही नहीं है उस तरीके से अगर हम लोग हमला कर देते हैं, बेईमानी करते हैं, तो उसे हिट बिलो द बेल्ट कहते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। देखिए, मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग आपस में ना हेल्दी डिस्कशन कर रहे थे, और अचानक हमारे बीच में थोड़ा सा वाद विवाद तेज हुआ, और हमारा जो ये डिस्कशन है अब वो आर्ग्यूमेंट में बदल गया। अब ये एक दूसरे को प्रूव करने के चक्कर में जो मेरे दोस्त थे, वो मतलब ना कुछ पर्सनल कमेंट्स कर दिए। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि उसने ना मेरे वजन पे कमेंट कर दिया, और जो मेरे वजन पे कमेंट किया तो वो क्या था ना कि वो मुझे ना इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करी। तो इस तरीके का कमेंट कर वो क्या कर रहा है, वो मुझे ना हिटिंग कर रहा है, वो बिलो द बेल्ट। वो जो गरिमा थी डिस्कशन का, उस डिस्कशन का गरिमा तोड़ के उसने ना बेईमानी वाले कमेंट्स किए, अनुचित कमेंट्स किए, जो मुझे वहां पे डिमोरलाइज करने के लिए किया। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको अपने साथ एसोसिएट करके बताया ताकि आप इसको आसानी से समझ जाओ। कोई भी तय नियम के अगेंस्ट में जाकर अगर कोई काम होता है, तो उस चीज को बताने के लिए हम लोग हिट बिलो द बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड्स होगा तो आप उस पोजीशन में होगे कि आप आसानी से वैसे क्वेश्चन को बना सको। चलो जरा मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये कह रहा है अप वंस स्लीव्स। वाह, ये बहुत शानदार वर्ड है। ठीक है, और ये मतलब हम लोगों ने अक्सर देखा है, जब भी पुरानी फिल्में देखते थे तो देखते थे कि वहां पर मतलब एक पेशेवर जो गैम्बलर है, वो गैम्बल कर रहा है, वो जुआ खेल रहा है, और उसने ना अपने आस्तीन में वो पहले से इक्का छुपा के रखा होता था, और जब वो हारने लगता था तो वहां से इक्का निकालता था और उसको वहां पे फेंक देता था, और उसकी जीत हो जाती थी। बस एग्जैक्टली यही मतलब होता है इसका। ठीक है, आस्तीन में छुपा हुआ इक्का निकाल फेंकना, मतलब कुछ अपना जो कहते हैं ना कि गुप्त चीज बचा के रखना, जिसको सही समय पे इस्तेमाल करना, जैसे तुरुप का इक्का कहते हैं। अब जरा सा देखिए, इसका फोटो समझने की करिए। ये अपन वन स्लीप के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फोटो है, बहुत इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है यहाँ पे आपके सामने। सॉरी, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, अगर दूर से आप देखोगे तो आपको सिर्फ ये पेड़ और हरियाली दिखाई देगी, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस पेड़ के यहाँ पर एक चेहरा दिख रहा है, ये छिपा हुआ चेहरा दिख रहा है। ये बताता है कि देखो, ये हमने अपने आप को यहाँ पे मतलब अपने आस्तीन के अंदर कुछ छिपा के रखा हुआ है। ये पेड़ के भी इस खोखर में ये यहाँ पे छुपा हुआ है, और इसी तरीके का कुछ किया जाता है जब हम लोग वन स्लीप की बात करते हैं।
बेसिकली एक चलो एक इसका एक्सप्लेनेशन मैं करके दे रहा हूं यहाँ पे। क्या हुआ, छिपा हुआ हथियार या गुप्त योजना, ठीक है, एक ऐसा योजना जिसको अचानक से प्रकट किया जाता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत, जब सामने वाला उसके लिए तैयार भी ना हो, और तब जब आप वो इक्का सामने पटक देते हो ना, तो उसकी जीत हो जाती है। राइट बच्चा, सामने वाले ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसी कहानी हो जाएगी और बाजी पलट जाएगा। ठीक है ना। आपको याद होगा ना, जो ये इंडिया और इसका जो फाइनल मैच चल रहा था, तो उसमें सूर्य कुमार यादव ने कितना खतरनाक कैच लिया था, तो उसके कैच लेने से ही कहानी बदल गई थी। तो ऐसा ही कुछ जो मतलब जो हो जाए ना, कुछ एकदम चमत्कारी सा जो एकदम लास्ट मोमेंट पे होता है, तो वैसी चीजों को हम लोग कहते हैं अप वन स्लिप्स। ही गॉट अ फ्यू ट्रिक्स अप हिज स्लिप्स फॉर द कंपटीशन। ठीक है, उसके कंपटीशन क्रैक करने के लिए ना कुछ कमाल के जो मतलब वो तकनीक, कमाल के जो कहते हैं ना वो ट्रिक्स अपने साथ छुपा के रखता है और उसका इस्तेमाल करता है। ये ट्रिक वर्ड आने से ना एक और एग्जांपल मुझे ना आपको बताने का मन कर रहा है। आप लोग ना मजिशियंस जो जादूगर होते हैं, आपने उनको जादू दिखाते हुए देखा होगा। ठीक है, वो कभी ऐसे हाथ को झटकते हैं, उसमें से फूल निकल के आ जाता है, कभी हाथ झटकते हैं वो फूल से मतलब वो कबूतर बन जाता है, और कभी उसमें से कुछ और चीजें निकल के आ जाती हैं। तो ये कैसे होता है? ये जो जादूगर लोग होते हैं ना, ये हाथ की सफाई करते हैं और तमाम चीजें ना वो अपने स्लिप्स में छुपा के रखते हैं, लेकिन इतनी सफाई से करते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता। और यही ट्रिक गेम होता है। तो जब आस्तीन में कुछ अपने कमाल के जो चीजें को छुपा के रखा हुआ है, कमाल की योजना को छुपा के रखा हुआ है, और वो अचानक से प्रकट होता है, तो वैसी चीजों को बताने के लिए हम लोग अप वन स्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड आई एम श्योर कि ये वर्ड आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये फिर कभी आपको कोई परेशानी नहीं देने वाला। राइट बच्चा? तो फिर सॉरी, फिर बढ़ सकते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बिल्कुल बढ़ेंगे। ठीक है, आपका चेहरा मुझे नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप स्माइल कर रहे हो, कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ऑलिव ब्रांच। ये वर्ड पर्टिकुलरली मेरा फेवरेट वर्ड है, मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे लाइफ में भी। जब भी हम लोग ऑलिव ब्रांच की बात करते हैं ना, तो ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है ऑफर टू रिकंसिलिएट। ठीक है, ऑफर टू रिकंसिलिएट। ऑफर टू रिकंसिलिएट का मतलब क्या होता है? शांति प्रस्ताव। ठीक है, ऑफर टू रिकंसिलिएट का मतलब क्या हो गया? शांति प्रस्ताव। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना एक इसका फिगर दिखा रहा हूं। देखो, ये ऑलिव के ब्रांचेस है, ऑलिव का ये पेड़ है। ठीक है, अब ये जो कहानी है ना, ये भी बाइबल से संबंधित कहानी से इसकी उत्पत्ति हुई है। देखो एक बार क्या हुआ ना, जो गॉड थे उनको ना बहुत गुस्सा आ गया। अब भाई उनको गुस्सा क्यों आया? उनको इस बात के लिए गुस्सा आया क्योंकि मतलब जो दुनिया में ना बहुत पाप फैलने लगा, चारों तरफ पाप ही पाप हो रहा। तो इस पाप से नाराज होके ना भगवान ने ये मतलब कसम खाई कि अब ये दुनिया को डुबो ही देना है। और उन्होंने ना लगातार 40 दिन और 40 रात तक बारिश कराते रहे, और इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश आई कि चारों तरफ बाढ़ आ गया। अब लग रहा था कि कोई भी नहीं बचेगा। तो एक नूहा थे, वो भगवान के पैगंबर माने जाते थे, मतलब वो भगवान के जो कहते थे ना, वो भगवान के फॉलोअर्स थे, मतलब डीप फॉलोअर्स। उनको भगवान का ही रूप समझा जाता था। तो उन्होंने क्या किया ना कि कुछ अच्छे लोगों को अपने साथ लिया और एक बड़े से जहाज में उनको लेके निकल गए। 40 दिन और 40 रात तक लगातार ट्रैवल करने के बाद अब उन्हें लगा कि अब जी पाना पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि एक एक बर्ड होता है जिसे कहते हैं डव। जो डव है ना, वो अपने यहाँ के जो कबूतर होते हैं ना उसके जैसा ही होता है। उसको ये जो नूह थे, उन्होंने इस डव पक्षी को वो भेजा कि जाके बाहर देख के आओ, क्या अभी बाहर के हालात क्या है, क्या बारिश रुकी कि नहीं रुकी, क्या भगवान का प्रकोप, उनका गुस्सा शांत हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो डव पक्षी था वो गया, और जब वो बाहर गया तो वो थोड़ी देर के बाद, ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद वो वापस आता है, और जब वो वापस आता है तो उसके जो मुंह में ना ये ओलिव के ब्रांचेस थे। ठीक है, और उस ओलिव के ब्रांच को देखकर
जो ये हमारे जो नूत है ना, वो खुश हो गए, वो एकदम उत्साहित हो गए और एक्साइटमेंट में आके उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भगवान का प्रकोप, भगवान का गुस्सा शांत हो गया है, अब उन्होंने शांति प्रस्ताव दिया है। भाई कैसे पता चला? उस डब पक्षी के मुंह में ये था ना, ऑलिव ब्रांच था, और उस ऑलिव ब्रांच को देख के उन्हें समझ में आ गया था कि ये शांति का प्रस्ताव है। क्यों? क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी लग गया था, बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए थे। अब अगर पक्षी के मुंह में ये ऑलिव का ब्रांच है, तो इसका मतलब पानी का लेवल अब कम हो रहा है, और जब ये पानी का लेवल कम हो रहा है तभी तो वो ब्रांच अपने मुंह में लेके आया। इसका मतलब हुआ कि ये शांति का प्रस्ताव है। राइट बच्चा? इसका मतलब क्या हो गया कि ये शांति का प्रस्ताव है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये शांति का प्रस्ताव है। ठीक है, तो भगवान ने ये शांति का प्रस्ताव दिया, और अब उस गुस्से को मतलब उन्होंने शांत करने का संकेत दिया। अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, तो ये शांति का प्रतीक है, और अगर आप इसके मीनिंग को देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है? अ सिंबल ऑफ पीस और ए गेस्चर टू मेक पीस। ठीक है, अक्सर हम लोग देखते हैं ना अपने आसपास में कि दो दोस्त आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, और एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो जब ये एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं ना, तो उनके बीच में ना एक तनाव की स्थिति हो जाती। और अगर कभी भी मतलब किसी भी रिलेशन में अगर कम्युनिकेशन का गैप हो गया ना, तो वो रिलेशन जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो उस रिलेशन को ठीक करने के लिए अगर उन दोनों में से कोई एक बंदा पहल करता है, आगे बढ़ता है, तो उसी को कहते हैं ऑलिव ब्रांच देना, शांति का प्रस्ताव देना। ठीक है, मतलब अपने बीच में झगड़ा खत्म करने के लिए उसने अपने फ्रेंड को ऑलिव ब्रांच दिया, और फिर से पुनः स्थिति को लेके आने की मतलब एक न्योता, एक इनविटेशन दिया कि चलो हम लोग सब कुछ पुराना भूल जाते हैं और नए सिरे से फिर से अपने रिलेशन को शुरू करते हैं। उसी को कहते हैं ऑलिव ब्रांच। ठीक है, ही हेल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच बाय अपोलोजाइजिंग। ठीक है, आप किसी भी रिलेशन में चीजों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ के जब तुम माफी मांग लेते हो ना, तो वो रिलेशन आपका बच जाता है, अच्छा हो जाता है, और चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। राइट? तो वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ इन ट्रॉमा, और किसी तरीके का अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है, अगर वो रिलेशन यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है, मूव अहेड, आप अपोलोजाइज करो और चीजों को ठीक कर दो, मतलब ऑलिव ब्रांच दो और चीजों को ठीक कर दो। आई होप कि ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया और ये परमानेंटली आपका हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड नहीं लग रहा है ये? हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब बहुत सारे आयरन्स एक साथ आग में रखे हुए हैं। ठीक है, अगर इसके शाब्दिक मतलब पे जाओगे। चलो मैं इसके लिए ना एक इसका पिक्चर दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये एक फोटोग्राफ है, ये देखो यहाँ पे ये जो लेडी है ना, वो बर्गर खा रही है। तो एक काम इसने ये किया कि ये बर्गर खा रही है। अब इसके गोद में देखो, इसके गोद में बच्चा है। तो इसके गोद में बच्चा है, मतलब वो बच्चे को भी खिला रही है, बच्चों को खिला भी रही है, बच्चों को खिला भी रही है और बच्चे को खिला भी रही है। तो मतलब ये साइमल्टेनियसली दो अलग अलग काम हो गए। और साथ में देखो यहाँ पे गैस स्टोव रखा हुआ है, इस पे ये खाना भी बना रही है। मतलब ये लेडी एक साथ चार चार कामों को कर रही है। और अपने यहाँ इंडिया में जब हम लोग बात करें ना, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब एक साथ कई काम को एक बार में करना, उसी को कहते हैं हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। और अपने यहाँ खास करके इंडिया में जो इंडियन जो हाउसवाइफ होती है ना, वो इस मामले में एकदम दक्ष होती है। मतलब वो एक साथ साइमल्टेनियसली कई सारे कामों को कर सकती है। वो खाना भी बना सकती है, वो पोछा भी कर सकती है, वो आयरन भी कर सकती है, वो बच्चों को खिला भी सकती है, बाहर का काम भी कर सकती है, एंड सो मेनी थिंग्स। इसीलिए तो औरतों को देवी कहते हैं कि वो एक साथ सब कुछ को समुचित तरीके से संभाल सकती है। अगर किसी पुरुष को इस तरीके का काम करने के लिए दिया जाए तो उसका तो स्क्रू ही गिर जाएगा। नहीं बच्चा? चलो, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता है, इसे हिंदी में देखता है। लेकिन हिंदी में क्या कह रहा है? एक से अधिक काम एक साथ करना, जैसा कि मैंने अभी बताया, और ये उस फोटो में भी साफ साफ दिख रहा था। टू बी इन्वॉल्व इन मल्टीपल एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम।
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एक साथ एक ही समय में अगर आप शामिल होते हो तो उसे कहते हैं हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, राइट? एग्जाम्पल देखिए, शी हैज गॉट अ सेवरल आयरन्स इन द फायर, वर्क, पेंटिंग एंड स्टडिंग। मतलब वो काम भी कर रही है, पेंटिंग भी कर रही है और पढ़ाई भी कर रही है। तो ये होता है सेवरल आयरन्स इन द फायर, एक साथ कई प्रोजेक्ट को संभालना। अपने देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, वो एक साथ कई सारी कंपनियों को संभालते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की कंपनियों को संभालते हैं। तो हमारे बिजनेसमैन, हमारे जो उद्योगपति हैं, उनके लिए भी एक सलाम। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसे कहते हैं बरी द हैचेट। ब्री द हैचेट। ये हैचेट वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है एक्स, कुल्हाड़ी। ठीक है, ये नेटिव जो अमेरिकन होते हैं ना, जो नॉर्थ अमेरिकन बेसिकली, ये वहां पे ये बहुत फेमस ईडियम है और वहीं से ये उठाया भी गया। वैसे मानना है कि ये जो बिरी द हैचेट है ना, ये कबीलों की कहानियों से उठाया गया है, वहां से लिया गया है। ठीक है, एक पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में ना आपको ना एक लड़का दिख रहा है और एक लड़की दिख रही है, और इनके हाथ में कुल्हाड़ी है जिसे ये यहाँ पे दफना रहे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कभी दो लोगों के बीच में कुछ लड़ाई हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, तो इन लड़ाई को खत्म करने के लिए वो लिटरली क्या करते हैं ना, कि वो एक्स, ये एक्स जो कुल्हाड़ी होता है ना, ये नफरत का धोतक होता है, उसे जमीन के अंदर में ब्री कर देते हैं, मतलब उसे दफना देते हैं। और दफना के कहते हैं कि मिट्टी पाओ, जो हमारा पुराना जो गिला शिकवा था उसको दूर करते हैं और फिर से हम लोग दोस्त हो जाते हैं। तो बिकम फ्रेंडली वंस अगेन, उसी को ब्री द हैचेट कहते हैं। कबीलों की कहानियों के बारे में मैं बता रहा था। तो कबीलों में एक प्रसिद्ध कहानी थी कि मतलब दो कबीलों के बीच में बहुत झगड़ा था और वो लोग आपस में, मतलब कई, कहते हैं ना, कई जनरेशन से लड़ते आ रहे थे। नए जनरेशन आ गए थे, उनको पता भी नहीं था कि उनके झगड़े का वजह क्या है, लेकिन वो लड़े जा रहे थे। ठीक है, अ, कुछ सदियों के बाद एक, कहते हैं ना, कि प्रोग्रेसिव सोच वाला कबीला का सरदार हुआ। उसने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर उनके बीच में झगड़ा क्या है। तो उनको कुछ पता ही नहीं चला, जो बुजुर्ग लोग भी थे वो भी नहीं बता पाए कि झगड़े का कारण क्या है। तो वो जो सामने वाला जो दूसरा कबीला था जिसके साथ ये लोग लड़ रहे थे, उसके सरदार के साथ एक मीटिंग बिठाई, उसके साथ बात किया और उनसे पूछा गया क्या तुम्हें पता है कि झगड़े की क्या वजह है। तो कमाल की बात थी कि जो दूसरे कबीला का सरदार था उसको भी नहीं पता था कि उनके बीच में झगड़े का वजह क्या है। तो इन दोनों ने बैठा और सोचा कि इस झगड़े की वजह से हम लोगों ने अपने कबीले का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसे रोक दिया है, तरक्की कर ही नहीं रहा। हमारे मन में सिर्फ एक ही बात चलती है कि उसे काट देना है, उसे काट देना है। और उस दिन उन लोगों ने लिटरली, जो कबीले में उनकी जो मतलब शक्ति का प्रतीक था कुल्हाड़ी, उस कुल्हाड़ी को जमीन में गाड़ दिया और एक दूसरे के साथ गले मिल गए। और उस दिन से उनके बीच की दुश्मनी खत्म हो गई। और वहीं से ये जो ईडियम है वो अस्तित्व में आया, जिसे हम लोग कहते हैं ब्री द हैचेट। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया, जिसका मतलब होता है पुरानी दुश्मनी भुलाकर मित्र बनना। आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइटिंग दे डिसाइडेड टू ब्री द हैचेट। सालों लड़ने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो आप दुश्मनी खत्म करते हैं और मिल जाते हैं। एक और लिटरल एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंटरनेशनल सा इशू है हमारा, हम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान अक्सर उनके बीच में लड़ाई होती रहती है। और जो हमारे जो पड़ोसी देश और जो शक्तिशाली देश हैं दुनिया के, वो अक्सर चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़ा हो रहा है ना, उस झगड़े को खत्म कर दिया जाए। तो दे शुड ब्रीथ देयर हैचेट, ताकि उनका जो डेवलपमेंट है उनका डेवलपमेंट हो सके, उनके देश का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो ब्रीथ हैचेट, ये जो हमारा ईडीएम है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी, अगर हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे, जो ऑप्शंस होंगे, वो आप आसानी से पिक कर जाएंगे और सही तरीके से बना के आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे यहाँ पे आप एक भी नंबर मिस नहीं कर सकते। क्यों बच्चों, बिल्कुल नहीं करोगे ना? शाबाश। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, आई हैव सीन यू वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, क्या बात है, कहाँ हो आजकल, दिखाई नहीं देते। ठीक है,
तुम तो एकदम से दूज के चांद हो गए हो। तो जब वंस इन ए ब्लू मून कहते हैं तो इसका मतलब होता है दूज का चांद होना, ईद का चांद होना, जो मतलब एक रेयर ओकेजन होता है, हमेशा होने वाली घटना नहीं है। जब अगर कोई घटना, कोई इंसिडेंट सालों में होता है, तो उस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो मून है वो हमारा ब्लू हो गया। चूंकि ये रेगुलर फंक्शन नहीं है, वो ओकेशनल, रेयरली होता है, रेयरली होता है, इसीलिए हम लोग उसे वंस इन ए ब्लू मून कहते हैं। देखो ये यहाँ पर आपके सामने में एक तस्वीर है, जहां पे ये जो चंद्रमा, ये मून दिख रहा है, कितना खूबसूरत सा दिख रहा है ये फुल मून है। अगर हम अपने कैलेंडर को ऑब्जर्व करें, तो हम लोग देखते हैं ना कि कैलेंडर में हमारा फुल मून कैसे आता है। एक पूर्णिमा होता है महीने में, जिस दिन हमारा फुल मून होता है। लेकिन ये उसको भी नहीं कहते, ईद का चांद अगर कहते हैं तो ईद का चांद भी क्या होता है कि साल में एक बार होता है। ठीक है। और उस खूबसूरत दिन को हम लोग ये कहते हैं। तो जो चीज साल में एक बार आता है, तो वो रेयर इवेंट हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पे ये ईद के चांद से भी ज्यादा कंडीशन, इसे ना मतलब हम लोग अगर साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें, तो एक महीने में कितना होगा, एक फुल मून होगा। और ये जब आप देखते हो ना कि 27 डेज का मतलब, जो हमारा जो चंद्रमा का जो रोटेशन होता है, वो 27 डेज एंड 3 आवर्स पे एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो ऑलमोस्ट 3 डेज इधर रह गया। तो आप अगर एक साल में देखोगे, तो हमारा 12 मून हुआ। ठीक है। और ये कुछ दिन जो इधर से बच गए, तो ये 2-3 साल होने पे क्या होता है ना, कि एक ही महीने में 2 फुल मून हो जाता है, मतलब एक साल में 13 मून हो जाते हैं, फुल मून नाइट हो जाता है। तो जिस साल 13 फुल मून नाइट होता है ना, उसी को कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून। तो ये तो डेली डेली का घटना है नहीं, ये तो बहुत रेयर घटना है। और अगर कभी कुछ ऐसा हो जहां पे आपको बताना हो कि भाई, तुम तो भाई एकदम तुम्हारा दर्शन ही दुर्लभ हो गया, तुम तो आप दिखाई ही नहीं देते, तुम तो मतलब सालों में एक बार दिखाई देते हो, तो ऐसे इंसिडेंट्स को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। ये क्या कहता है, बहुत कम अवसरों पे, ये इसके हिंदी मीनिंग पे जाता है। इसका जो ओरिजिन हुआ है ना, क्या है, ब्लू मून इज अ सेकंड फुल मून इन अ सिंगल कैलेंडर मंथ विच इज रेयर इवेंट। मतलब एक ही महीने में 2 फुल मून हो जाए, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करके आपको बताया, या एक साल में 13 मून हो जाए, तो वैसे चीज को हम लोग वंस इन ए ब्लू मून कहते हैं, रेयर अक्रेंस। राइट बच्चा। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लड ब्लू कब से हो गया भाई, है ना। ब्लड ब्लू कब से हो गया, ब्लड तो रेड होता है। लेकिन यहां पर हमारा जो ये टर्म आ गया, वो आ गया ब्लू ब्लड। ठीक है। इसके लिए एक पिक्चर है, जरा देखिए आप। देखो ये बंदा है एकदम, क्या कमाल के गेटअप पे है, इसकी आंखों से खून निकल रहा है। और यहाँ जो इसके हाथ में दिख रहा है ना, कि मतलब इसके शायद यहाँ पे कुछ कट हो गया, और यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है ना, वो ब्लू ब्लड निकल रहा है। लेकिन ब्लड तो ब्लू होता ही नहीं है। देखो ये जो हमारा जो ईडीएम है ना, इसकी ओरिजिन कैसे हुई, किस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आया, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं ना कि अंग्रेजों ने मतलब ऑलमोस्ट दुनिया के सभी देशों पे अपनी, जो कहती है ना, अपना, सभी देशों को अपना गुलाम बनाया, सभी देशों को अपना उपनिवेश बनाया। उस समय में कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उन्होंने जितने देश को अपने कब्जे में किया था, गुलाम बनाया था, वो कहीं ना कहीं सूर्य हमेशा उदय रहता ही रहता था। ये इतना बड़ा उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया था। हर जगह पे उनकी ही शासन चलती थी। तो उनका शासन इंडिया में भी था, नेग्रो कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में भी था। तो जहाँ पे ब्लैक लोग थे, वहां पर जब अंग्रेजों का शासन था ना, तो वहां के जो लोग देखते थे कि ये जो अंग्रेज हैं, उनके मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी, वो काफी गोरे चिट्टे होते थे। और उनके जो स्किन का जो कलर होता था ना, वो काफी वाइट होता था। और जो वहां जो उनके जो ब्लड्स, जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स उनके नर्व्स से निकलते थे ना, तो उनके नर्व्स से जब वो निकलते थे, तो वो नर्व्स में वो गाढ़ा लाल रंग का होने की वजह से वो स्किन के ऊपर से ब्लू दिखाई देता था। और ब्लू दिखाई देने की वजह से ही ये वहां से ईडीएम निकल के आया था,
जिसे हम लोग ब्लू ब्लड कहते हैं, राइट बच्चा? अब ये क्या था ना कि वो तो वहां पे उपनिवेश थे, गुलाम थे, और जिनके हाथों में ये ब्लड का कलर ब्लू दिखता था उनका राजकाज था, मतलब उनका शासन था। तो उनके लिए ये ऊंचे कुल के लोग हो गए, ठीक है, ऊंची फैमिली से हो गए, एरिस्टोक्रेट फैमिली से हो गए, ठीक है। मतलब जिनकी ऊंची नाक वाली फैमिली होती है, उस फैमिली से जो बिलोंग करता है उसे हम लोग ब्लू ब्लड कहते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपके सामने ना ये वर्ड लेके आता हूं। देखिए, अ पर्सन ऑफ नोबल और एरिस्टोक्रेटिक बर्थ, मतलब जिसका जन्म किसी राजसी परिवार में होता है उसे हम लोग ब्लू ब्लड कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सैफ अली खान इज फ्रॉम अ ब्लू ब्लड फैमिली, ठीक है। राजा महाराजा की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन्हें ब्लू ब्लड कहा जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपके मेंशन है, ये इसमें क्या कह रहा है, ही इज कंसीडर्ड ब्लू ब्लड गिवन हिज फैमिलीज हिस्ट्री। परिवार का हिस्ट्री बताने से ये पता चल रहा है कि वो भी राजसी परिवार से ताल्लुक रखता है। तो कोई भी अगर ऊंचे कुल से है, या हम किसी व्यक्ति को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो किसी ऊंचे कुल का बंदा है, ऊंचे कुल से संबंधित है, तो उसे व्याख्या करने के लिए, उसे बताने के लिए हम लोग कहते हैं उसे यू आर फ्रॉम द ब्लू ब्लड फैमिली। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, पक्का अच्छे से समझ में आ गया ना? तो आई गेस जितनी बातें आज हम लोगों ने करी वो बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई, मजा आया ना? इसी तरीके से स्टे कनेक्टेड विथ अस। आप हमारे प्रोग्राम को देखिए, हमारे वीडियोस को देखिए, और इससे ना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करिए, और इसका इस्तेमाल अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कीजिए। और फिर देखिए क्या मजा आ जाता है, कितने कम समय में हम लोग चीजों को अपने साथ एसोसिएट कर लेंगे, एंड एग्जामिनेशन क्रैक करना विल बी लाइक अ मैजिकल ट्रिक टू अस। हम लोग आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने विंस हैंड डाउन पढ़ा था ना, तो एग्जाम निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, विन हैंड्स डाउन हो जाएगा, मतलब बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, राइट बच्चा? अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, वेरी गुड। एक बार फिर से आपके सामने में देखिए 2026 का पहला बैच, 5/1/2026, मतलब 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, 9 से 11, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने जितने भी वर्ड्स किए उन सारे वर्ड्स को अपने साथ आत्मसात किया। मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि जो मेरे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखे हैं वो पूरी तरीके से इस वर्ड को अपने साथ जोड़ लिए हैं, आत्मसात कर लिए हैं। और ऐसे कोई भी वर्ड्स अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं कि आप उसे 100% कमांड करने वाले हैं, पूरा का पूरा नंबर उठा के लेके आने वाले हैं। इसी नोट पे मुस्कुराते हुए और आप सभी लोगों के मुस्कुराहट की अपेक्षा करते हुए आज के लिए विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन। थैंक यू एंड टेक